Good afternoon, guys. Today's session is based on textile finishes. Again, it is a textile-based session today. और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था अबाउट फाइबर्स, फैब्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा. तो आज का जो सेशन है वो हमारा बेसिकली टेक्सटाइल पे ही बेस्ड है. और इसमें हम बेसिकली कितनी तरीके की टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं जिनसे अलग अलग फैब्रिक्स को, फाइबर्स को, यार्न्स को ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज़ नॉट बेसिकली अ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ ए सेशन टुडे. इट इज़ मोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ध्यान से आप सुने इस चीज़ को. एंड व्हाट ऑल वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग टेक्सटाइल फिनिशेस, वो बेसिकली हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट हैज़ ए स्पेसिफिक मेथड. तो वो बहुत इलेबोरेट हो जाता है. वो ऐसे वर्चुअल सेशन में कंपाइल करना इज़ बिट डिफिकल्ट. बट हाँ, एटलीस्ट जितना एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में रिगार्डिंग टेक्सटाइल फिनिशेस. So I'll be sharing a PowerPoint presentation with you guys. Just a second. So as I said that today's session is based on textile finishes. तो सबसे पहले क्या है कि टेक्सटाइल फिनिशेस से पहले जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ग्रे फैब्रिक किसको कहते हैं. तो बेसिकली जो ग्रे फैब्रिक टर्म हम यूज़ करते हैं वो अनफिनिश्ड फैब्रिक के लिए यूज़ करते हैं. फाइन. और ये जो ग्रे फैब्रिक होता है, दिस इज बेसिकली a fabric which is not treated with any kind of textile finishes. Even जब हम किसी फैब्रिक को डाई भी करते हैं तो वो एक तरीके का टेक्सटाइल फिनिश है. तो जितना भी ग्रे फैब्रिक होता है या जिसको हम अनफिनिश्ड फैब्रिक कहते हैं, दैट इज नॉट इवन ट्रीटेड विद ए डाई बाथ. फाइन. और यूजुअली जो इनका कलर होता है ग्रे फैब्रिक्स का या अनफिनिश्ड फैब्रिक्स का, दैट इज बेस्ड ऑन द फाइबर या यार्न जिसके फाइबर से या यार्न से वो फैब्रिक पर्टिकुलरली बना है. और नेचुरल फैब्रिक्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली दे आर ऑफ वाइट इन कलर, ब्राउन इन कलर और ब्लैक इन कलर. फाइन. और यूजुअली अगर हम कह रहे हैं कि ग्रे फैब्रिक अनफिनिश्ड फैब्रिक है, तो अनफिनिश्ड फैब्रिक में यूजुअली किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो उसमें रिंकल्स होंगी, उसमें मल्टीपल स्टेन्स होंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो उस फैब्रिक ने ऑब्टेन करे हैं, उसमें ब्रोकन थ्रेड्स हो सकते हैं, उसमें अनइवन विड्थ हो सकती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअली क्योंकि ये किसी टेक्सटाइल फिनिश के थ्रू ट्रीट नहीं किया होता है अनफिनिश्ड फैब्रिक या ग्रे फैब्रिक, तो रिलेटिवली ये एक्सपेंसिव नहीं होता है. फाइन. और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही रफ और कोर्स होता है, और इसीलिए हम इसको अनफिनिश्ड फैब्रिक कहते हैं. और ये तो रही बात अनफिनिश्ड फैब्रिक की. नेक्स्ट वी हैव फिनिश्ड फैब्रिक्स. कंपैरेटिवली फिनिश्ड फैब्रिक्स वो फैब्रिक्स होते हैं जिनको किसी न किसी टेक्सटाइल फिनिश से ट्रीट किया जाता है. और ये जो टेक्सटाइल फिनिश से ट्रीट किए हुए फिनिश्ड फैब्रिक्स होते हैं, दे हैव मल्टीपल कलर्स, कलर ऑप्शंस, टिंट्स एंड शेड्स. ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं बिकॉज इसमें प्रिंट्स भी होते हैं, इसमें और तरीके की टेक्सटाइल फिनिशेस से ग्रेस भी आती है, लाइक लश्चर है, शाइन है, स्मूथनेस है. उसके अलावा दे आर अट्रैक्टिव एज कम्पेयर टू द ग्रे फैब्रिक्स. इनका जो फील और टेक्सचर है दैट इज स्मूथ, और इसका जो विड्थ है दैट इज स्पेसिफिक. फाइन. लेंथ और विड्थ जो होता है वो स्पेसिफिक होता है. इसमें कोई भी ब्रोकन थ्रेड्स नहीं होते हैं, इसमें कोई स्टेन्स नहीं होते हैं, बिकॉज इसको प्रॉपर टेक्सटाइल, मल्टीपल टेक्सटाइल फिनिशेस से ट्रीट किया जाता है, राइट फ्रॉम वॉशिंग, डाइंग एंड मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस जो भी रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर फैब्रिक के लिए. फाइन. And then we have basically these finished fabrics have a great kind of demand and utility in the global market, depending upon the requirement or demand कि कहाँ यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट में इसको इस्तेमाल में लाना है,
वो डिपेंड करता है कि क्या बेसिकली प्रोडक्ट बनना है। बट ओवरऑल एज कम्पेयर टू ग्रे फैब्रिक्स, ये जो हमारे फिनिश्ड फैब्रिक्स होते हैं इनकी डिमांड और यूटिलिटी इज मोर देन बेसिकली ये व्हाट इज बेसिक यूज ऑफ दीज टेक्सटाइल फिनिशेस, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इन टेक्सटाइल फिनिशेस को अहमियत दी जाती है और ये क्या करते हैं किसी फैब्रिक के साथ। जब हम किसी भी फैब्रिक को ट्रीट करते हैं किसी टेक्सटाइल फिनिश के साथ तो उससे होता क्या है, सबसे पहले वो उसकी अपीयरेंस को एनहेंस करते हैं, उसकी लुक को एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज इन टेक्सटाइल फिनिशेस की वजह से किसी भी एक नॉर्मल फैब्रिक की जो यूटिलिटी है या उसकी वैरायटी है वो इंक्रीज हो जाती है, चाहे हम उसको डाई कर रहे हैं, चाहे हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, चाहे हम उसको कोई भी टेक्सटाइल फिनिश से ट्रीट कर रहे हैं, जो हम आगे जाके अभी कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जब हम टेक्सटाइल फिनिशेस से ट्रीट करते हैं इन फैब्रिक्स को, अब कई फैब्रिक्स क्या होता है कि वो बाय बर्थ जब उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो फाइबर का आप कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, वो टच करने में थोड़ा कोर्स होते हैं, रफ होते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं जब हम ट्रीट करते हैं फैब्रिक्स को तो उनका जो लुक है वो या उनका जो फील या टेक्सचर है वो एनहेंस तो होता ही होता है, उसके अलावा उनका फील और टेक्सचर या टच बहुत इम्प्रूव हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि इन्हीं टेक्सटाइल फिनिशेस की वजह से जो फैब्रिक की यूटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब आपने यूजुअली नोट किया होगा कि जो लाइट वेट फैब्रिक्स होते हैं वो ड्रेप अच्छे से नहीं करते, उनमें फॉल अच्छा नहीं आता, बट वी हैव सर्टेन टेक्सटाइल फिनिशेस जिनकी वजह से हम कुछ केमिकल्स को यूज करते हैं और ट्रीट करते हैं फैब्रिक्स को, जिसकी वजह से जितने भी लाइट वेट फैब्रिक्स होते हैं उनकी ड्रेपेबिलिटी या जिसको हम कहते हैं उनका फॉल जो है वो एनहेंस हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% वो इम्प्रूव हो जाता है, बट टू ए सर्टेन एक्सटेंट एटलीस्ट 50% वो इम्प्रूव हो जाता है। और इन टेक्सटाइल फिनिशेस की वजह से ये सारे के सारे फैब्रिक किसी भी स्पेसिफिक एंड यूज के लिए रेडी होते हैं ग्लोबल मार्केट में। नेक्स्ट इज कैटेगरी जो की जाती है इन टेक्सटाइल फिनिशेस की, वो किस बेसिस पे की जाती है, वो बेसिकली उस बेसिस पे की जाती है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस, द डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो टेक्सटाइल फिनिशेस है, कुछ टेक्सटाइल फिनिशेस को बोला जाता है परमानेंट फिनिशेस, और ये परमानेंट फिनिशेस जो है ये यूजुअली फैब्रिक की जितना लाइफ स्पैन होता है, जब तक एक गारमेंट का लाइफ स्पैन होता है, जब तक आप उसको यूज करते हैं या किसी फैब्रिक को किसी भी एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में यूज करते हैं, तब तक वो पर्टिकुलर टेक्सटाइल फिनिश उसमें रिटेन रहती है। फाइन। अब नेक्स्ट इज ड्यूरेबल फिनिशेस। परमानेंट तो हो गया, जब तक एक फैब्रिक में लाइफ है, लाइफ स्पैन है, तब तक वो फिनिश उसके साथ चलता रहेगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेबल फिनिशेस। जो ड्यूरेबल फिनिशेस रहती हैं ये विद द टाइम जितना आप उसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, यूज करेंगे, बिकॉज यूज करने से उसमें एब्रेशन भी होता है, वो नेचर के पॉल्यूटेंट्स के साथ भी मिलता है, तो विद मल्टीपल यूजेस, वॉशेस, क्लीनिंग, वो धीरे धीरे फेड आउट होता जाता है। बट स्टिल इसको हम ऐसी फिनिशेस को हम ड्यूरेबल फिनिशेस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एटलीस्ट 30 to 40 वॉशेस तक या क्लीनिंग प्रोसेसेस तक रिटेन रहता है उस पर्टिकुलर फैब्रिक में। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है दैट इज सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस, जो बेसिकली कुछ लॉन्ड्री या वॉशिंग या क्लीनिंग प्रोसेसेस तक ही उस फैब्रिक में रिटेन्ड रहती हैं, और कुछ का मतलब यहाँ पे है बेसिकली 20 के आसपास, 20 वॉशेस तक जो रिटेन रहती हैं फिनिशेस, उनको हम कैटेगराइज करते हैं सेमी ड्यूरेबल फिनिशेस की कैटेगरी में। और लास्ट में है हमारा टेम्परेरी फिनिशेस, और ये जो टेम्परेरी फिनिशेस हैं ये बेसिकली सिंगल या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 वॉशेस तक रिटेन रहता है किसी भी फैब्रिक में या किसी भी गारमेंट में। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टार्चिंग। स्टार्चिंग इज वन ऑफ देम। तो स्टार्चिंग बेसिकली आपने देखा होगा कि हम ऑर्गेंडी जैसे लाइट वेट फैब्रिक्स को स्टार्चिंग करते हैं, तो स्टार्चिंग भी एक टेक्सटाइल फिनिश है जो कि बहुत बेसिक लेवल का टेक्सटाइल फिनिश है, जिससे हम एक फैब्रिक के यार्न्स को स्टिफ करते हैं ताकि उसकी जो शेप स्ट्रक्चर है वो रिटेन रहे, एक स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से रहे, प्लस उसकी स्ट्रेंथ कुछ परसेंट एनहेंस हो। बट जैसे ही हम उस फैब्रिक को जिसको हमने स्टार्च किया वॉश करते हैं तो उसमें से वो स्टार्च चला जाता है, वॉश आउट हो जाता है। दैट इज वाई स्टार्चिंग जो फिनिशिंग प्रोसेस है उसको कैटेगराइज किया जाता है टेम्परेरी फिनिशेस की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट से हम क्या समझते हैं, जब भी हमें किसी भी फैब्रिक को या किसी भी गारमेंट को इन मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस से ट्रीट करना होता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हैं बेसिकली। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी हमने जो
ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल वाली जो कैटेगराइजेशन करी वो कैटेगरीज है, वो टाइप्स नहीं है। वो हम कैटेगराइज करते हैं इन टेक्सटाइल फिनिशेस को इन कैटेगरीज में, चाहे हम ड्यूरेबल में कर रहे हैं, चाहे हम परमानेंट में कर रहे हैं, चाहे हम सेमी ड्यूरेबल में कर रहे हैं, चाहे हम टेम्परेरी वाली कैटेगरी में कर रहे हैं। वो कैटेगराइजेशन है, वो टाइप्स नहीं है। टाइप्स हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। बट जितनी भी दुनिया की कोई भी टेक्सटाइल फिनिश जब किसी भी फैब्रिक या गारमेंट को दी जाती है, ट्रीट किया जाता है जब भी कोई फैब्रिक, तो सबसे पहले कुछ प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, जो इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग, डाइंग या अगेन इन द फॉर्म ऑफ फिनिशिंग प्रोसेसेस के तौर पे ही दी जाती हैं। बट उनको प्री ट्रीटमेंट इसलिए कहा जाता है कि जब एक एक्चुअल कोई भी तरीके का एक्चुअल टेक्सटाइल फिनिश हमें किसी फैब्रिक को देना होता है, तो उससे पहले इन प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को करना जरूरी है, ताकि जो भी उस फिनिश से रिजल्ट आना है उस फैब्रिक के ऊपर, जो भी प्रॉपर्टीज ऑब्टेन करनी है उस फैब्रिक ने, वो मैक्सिमम लेवल तक आ सके। मींस वो पर्टिकुलर टेक्सटाइल फिनिश रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके। इसलिए हमें ये प्री ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करना जरूरी होता है, जिसमें क्लीनिंग, वॉशिंग या और भी तरीके की टेक्सटाइल फिनिशेस दी जाती हैं। ठीक है। और यूजुअली ये जो प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस हैं, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे ये कैटेगराइज अगेन की जाती है। कॉटन के लिए कुछ अलग प्रोसेसेस होते हैं, प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस होती हैं, सिल्क के लिए अलग होती हैं, वूल के लिए होती हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो अभी स्लाइड है उसमें स्पेसिफिकली कौन सी प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस हैं जो कॉटन या कॉटन से ब्लेंड हुए बने हुए फैब्रिक्स को दी जाती हैं। पहला जो प्रोसेस है प्री ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंजिंग। सिंजिंग क्या है? इसमें हम एक फैब्रिक को बेसिकली एक फैब्रिक के सरफेस के ऊपर जो छोटे छोटे फाइबर के स्प्लिंटर्स होते हैं या एक्स्ट्रा यार्न्स होते हैं या छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो यार्न कंस्ट्रक्ट होने के बाद भी उस फैब्रिक में रहते हैं, वो बर्न किया जाता है, बर्न आउट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? इसको हॉट रोलर्स में से फैब्रिक को, कॉटन के फैब्रिक को मल्टीपल हॉट रोलर्स में से पास किया जाता है, जिसपे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉटन फैब्रिक विच इज बीइंग ट्रीटेड विद दिस प्री ट्रीटमेंट फिनिश कॉल्ड सिंजिंग। फाइन। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हॉट रोलर्स में से जब हम फैब्रिक को पास करेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा यार्न्स, फाइबर के स्प्लिंटर्स या एडिशनल फाइबर्स होंगे, वो बर्नट आउट हो जाएंगे और एक स्मूथ सरफेस अचीव हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है कॉटन या कॉटन ब्लेंड फैब्रिक्स के लिए, दैट इज कॉल्ड डी साइजिंग। तो कोई भी केमिकल फिनिश, चाहे हम गाइस का माइक ऑन है वो प्लीज ऑफ कर दीजिए, माइक अपना, डिस्टर्बेंस हो रही है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे थे, दैट इज डी साइजिंग। फाइन। डी साइजिंग क्या होता है? बेसिकली ये डिराइव हुआ है एक टर्म से, साइजिंग। साइजिंग में हम क्या करते हैं? फैब्रिक को कुछ केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो चाहे स्टार्च है या चाहे कोई केमिकल्स है, तो डी साइजिंग में हम क्या करते हैं? स्टार्च, इम्प्योरिटीज और कुछ केमिकल्स को फैब्रिक में से रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल है, वी आर नॉट अवेयर कि उसमें कितने तरीके की स्टार्चिंग की गई है, उसमें कितने तरीके की इम्प्योरिटीज हैं, उसमें कितने तरीके के केमिकल फिनिशेस दिए गए हैं ऑलरेडी मार्केट में आने से पहले। तो जब हम नए तरीके का कोई ट्रीटमेंट उसको देंगे, केमिकल फिनिश देंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है? डी साइजिंग प्री ट्रीटमेंट फिनिश देना पड़ता है, which is basically a removal of starch, impurities and chemicals. Guys, again there is a disturbance. Mute कर दीजिए सभी अपने आप को। नेक्स्ट प्रोसेस इज स्काउरिंग। इस प्रोसेस में हम फैब्रिक को क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स जैसे कि एल्कलीज से एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं? ताकि हम उसमें से ऑयल, फैट या वैक्स बेस्ड स्टेन्स को या नेचुरल इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकें। फाइन। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो हम किसी भी व्हाइट या आइवरी या ऑफ वाइट कलर के फैब्रिक को ट्रीट करने में यूज करते हैं, ताकि उसको हम स्नो वाइट कलर में कन्वर्ट करें। और ये एक बहुत बेसिक प्री ट्रीटमेंट फिनिशिंग टेक्निक है। जब भी हमें डाइंग करना होता है, स्टार्चिंग करना होता है या कोई भी स्पेसिफिक और एक्चुअल केमिकल फिनिश देना होता है किसी भी फैब्रिक को या गारमेंट को जो कि ऑफ वाइट, वाइट या आइवरी कलर का है, उसको पहले ब्लीचिंग किया जाता है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला जरूर है कि किसी भी डार्क कलर के फैब्रिक को ब्लीचिंग नहीं किया जाता है। उसकी क्लीनिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है बिफोर एक्चुअल फिनिशिंग प्रोसेसेस। कहने का मतलब है कि डार्क कलर के फैब्रिक्स का प्री ट्रीटमेंट फिनिश जो है, दैट इज सेपरेट। दैट इंक्लूड्स वॉशिंग दोज डार्क कलर्ड फैब्रिक्स इनटू
डिटर्जेंट्स एंड ड्राई क्लीनिंग देम, वी विल नॉट ब्लीच देम, क्योंकि अगर हमने उसको ब्लीच किया तो उसका कलर बिल्कुल चला जाएगा और वो स्नो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लीचिंग जो है वो एक्चुअली उन फैब्रिक्स के लिए, जो उन नेचुरल फैब्रिक्स के लिए है जो ऑफ वाइट, आइवरी या वाइट कलर के होते हैं। तो अभी हमने एक्चुअल फिनिशिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, अभी हम प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस के बारे में कर रहे हैं, जो एक्चुअल फिनिशेस से पहले फैब्रिक्स को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। देन इज ऐसी क्या प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस हैं जो सिल्क के लिए यूज की जाती हैं। और आपको पता है कि सिल्क का जो फाइबर है वो सिल्क वर्म के कोकून से अचीव किया जाता है, और जब सिल्क वर्म एक लिक्विड स्लाइवा की तरह स्क्रीट करता है अपने माउथ से, तो उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम सिक्रिसिन कहते हैं, विच हैज अ स्टिकी कैरेक्टरिस्टिक्स, गम के जैसा स्टिकी होता है। तो उसको सिल्क के फाइबर में से रिमूव करना जरूरी होता है, या यान में से रिमूव करना जरूरी होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी गमिंग, विच इज अगेन ए प्री ट्रीटमेंट टेक्सटाइल फिनिश प्रोसेस। फाइन। नेक्स्ट इज वूल। वूल के लिए हम ऐसे क्या प्री ट्रीटमेंट फिनिशेस करते हैं। फर्स्ट इज कार्बोनाइजिंग, जिसमें हम रिमूव करते हैं वेजिटेबल इम्प्योरिटीज को या कुछ फैट्स को, फाइन, जो कि वूल में होते हैं, बिकॉज वूल हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट स्पीशीज और ऑफ एनिमल्स। तो वो उनमें डिफरेंट वेजिटेबल इम्प्योरिटीज भी होती हैं, फैट्स भी होते हैं, ऑयल्स भी होते हैं, उनको रिमूव करना। बट कार्बोनाइजिंग मेनली वेजिटेबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है यूज किया जाता है। देन वी हैव स्काउरिंग। ये मेजरली फैट बेस्ड और ऑयल बेस्ड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है वुलन फैब्रिक्स में से, फाइबर्स में से और यार्न्स में से। देन देयर इज अ प्रोसेस, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, विच इज कॉल्ड फलिंग। ये उतना कॉमन टर्म नहीं है। स्काउरिंग आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, सुना होगा, डीकमिंग सुना होगा, पढ़ा होगा, कार्बोनाइजिंग सुना होगा, पढ़ा होगा, बट फलिंग जो टर्म है वो उतना यूज नहीं होता है, थोड़ा कॉमन नहीं है इतना। तो ये बेसिकली एक स्पेशल तरीके का प्री ट्रीटमेंट फिनिश है, जो मेनली फाइबर्स को नहीं दिया जाता, यार्न्स को नहीं दिया जाता, फैब्रिक्स को नहीं दिया जाता, बट ये मेनली गारमेंट्स को दिया जाता है। और इसमें बेसिकली किन गारमेंट्स को दिया जाता है, जो वुलन फाइबर या वुलन यार्न से बनाए होते हैं। फाइन। और इसमें बेसिकली क्यों दिया जाता है, ताकि वूल में स्ट्रेचेबिलिटी, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसको रिटेन करने के लिए। और ये बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को भी जनरेट करता है वुलन फैब्रिक्स के अंदर, इसलिए इस प्रोसेस को यूज किया जाता है। और स्पेसिफिकली वुलन फाइबर या वुलन यार्न से बने हुए फैब्रिक्स के लिए ही यूज किया जाता है। और ब्लीचिंग जैसे हमने पहले भी किया, तो अगेन वूल के लिए भी ब्लीचिंग यूज की जाती है टू कन्वर्ट a wool into a snow white color, and then we can use that wool which has been converted into snow white color into multiple textile finishing processes, right from dyeing, starching और other textile finishes जो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स टेक्सटाइल फिनिशेस, जो है मेनली ये कितनी कैटेगरीज की होती हैं। फाइन। तो बेसिकली जो केमिकल टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं, या ओवरऑल हम जो टर्म कॉमनली यूज करते हैं वो करते हैं टेक्सटाइल फिनिशेस, और कुछ जगह पे हम टर्म यूज करते हैं केमिकल टेक्सटाइल फिनिशेस, बट उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस थिंग। तो यूजुअली जो टर्म यूज करनी चाहिए दैट इज टेक्सटाइल फिनिशेस। तो ये मेजरली दो टाइप्स की होती हैं, वन इज फिजिकल फिनिशेस एंड सेकंड इज केमिकल फिनिशेस। जो फिजिकल फिनिशेस है दे आर आल्सो कॉल्ड ड्राई फिनिशेस, और इनको ड्राई फिनिशेस इसलिए कहा जाता है, इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी सॉल्वेंट बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। बट हाँ, कई कई फिजिकल टेक्सटाइल फिनिशेस में हम वाटर को यूज करते हैं या स्टीम को यूज करते हैं, बट किसी भी तरीके का केमिकल या सॉल्वेंट इस तरीके की फिजिकल टेक्सटाइल फिनिशेस में बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है। एंड देन बेसिकली इसमें जो फिनिशेस यूज की जाती हैं, जिनको हम आगे अभी थोड़ा बहुत इलैबोरेट वे में डिस्कस करेंगे, इट मेनली इंक्लूड्स ऑप्टिकल फिनिशेस। ऑप्टिकल से हम समझते हैं कि दिखने में वो कुछ चेंजेस करेगा, जैसे कि ब्रशिंग हो गई, नैपिंग हो गया, सॉफ्टनिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, कॉम्पैक्टिंग हो गया। तो इस तरीके की कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रोसेसेस हैं, जिनको हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। और मेनली जितनी भी ये फिजिकल टेक्सटाइल फिनिशेस हैं, ये यार्न्स और फैब्रिक्स के स्टेज में ट्रीट किया जाता है या अप्लाई किया जाता है। इसको फाइबर के स्टेज में अप्लाई नहीं किया जाता यूजुअली, इन सर्टेन केसेस किया जाता है, बट मेजरली अगर देखा जाए तो इट इज मेनली अप्लाइड और ट्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ यार्न्स और इन द फॉर्म ऑफ फैब्रिक्स। फाइन। देन इज केमिकल फिनिशेस।
ये जो केमिकल फिनिशेस है इनको कहा जाता है वेट टेक्सटाइल फिनिशेस। क्यों? क्योंकि इसमें हम बहुत तरीके के केमिकल्स, बहुत तरीके के सॉल्यूशंस, बहुत तरीके के सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल टेक्सटाइल फिनिशेस। फाइन। और इसमें हम पॉलीमरिक मटेरियल भी यूज करते हैं जो अगेन इटसेल्फ अपने आप में एक केमिकल है, और ये फाइबर्स के स्टेज पे भी अप्लाई किया जाता है, यार्न्स के स्टेज पे भी और फैब्रिक के स्टेज पे भी। देन मेनली जो ये केमिकल टेक्सटाइल फिनिशेस हैं ये मेजरली दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं। फिजिकल तो अपने आप में ही है, जिसमें हम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, फिजिकल फिनिशेस में कोई फर्दर कैटेगराइजेशन नहीं है। बट जब हम केमिकल फिनिशेस की बात करते हैं तो इनको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक जिनको कहा जाता है केमिकल फिनिशेस विच आर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स या एस्थेटिक केमिकल फिनिशेस, और सेकंड कहा जाता है प्रोटेक्टिव केमिकल फिनिशेस। ये क्या होती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिजिकल फिनिशेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला इसमें, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इट इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फिनिशेस, मींस ऐसी चेंजेस, उन फिनिशेस से ऐसी चेंजेस एक फैब्रिक में ऑब्टेन की जाएंगी जो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। जिनमें सबसे पहला कैलेंडरिंग प्रोसेस आता है, जिसमें अगेन मल्टीपल हॉट रोलर्स के बीच में से जब फैब्रिक को पास किया जाता है एक स्पेसिफिक स्पीड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, फिनिशिंग यूनिट्स के अंदर, तो उसके अंदर लस्टर मींस शाइन, शाइन जनरेट किया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉटन। कॉटन का बाय बर्थ, कॉटन के फाइबर में कोई भी शाइन नहीं होता, कॉटन के यान में कोई शाइन नहीं होता, उस यान से, उस कॉटन के यान से जब फैब्रिक बनाया जाता है उसमें कोई शाइन नहीं होता। तो लेकिन जब हमें कॉटन में शाइन चाहिए तो हम एक तरीके का फिजिकल फिनिश यूज करेंगे उसके लिए, जिसको हम बोलते हैं कैलेंडरिंग। फाइन। तो उस प्रोसेस की वजह से कॉटन के अंदर लस्टर और एक स्पेसिफिक अमाउंट में शाइन जनरेट या बिल्डअप हो जाता है। और ये मेनली नेचुरल फाइबर्स के लिए या नेचुरल फैब्रिक्स के लिए यूज किया जाता है, मेनली नेचुरल फैब्रिक्स के लिए, जैसे कॉटन है, लिनन में तो बाय डिफॉल्ट होता है, बट जिन भी नेचुरल फैब्रिक्स में शाइन नहीं होता है और उनमें शाइन चाहिए तो उनमें, उनके लिए हम ये फिनिश यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलेंडरिंग। नेक्स्ट इज ब्रशिंग एंड नैपिंग। बेसिकली ब्रशिंग एंड नैपिंग में क्या होता है, अगेन फैब्रिक को मल्टीपल रोलर्स में से पास किया जाता है, बट यहाँ पे जो रोलर्स होते हैं उसके अंदर, उन रोलर्स के ऊपर ब्रिसल्स होते हैं। जैसे हमारा टूथब्रश के अंदर ब्रिसल्स होते हैं, सेम वैसे ही उनके अंदर ब्रिसल्स होते हैं और मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्ड रोलर्स होते हैं जिनके बीच में से फैब्रिक्स को पास थ्रू किया जाता है एक स्पेसिफिक स्पीड से। और इवन नैपिंग के लिए हम कुछ वायर्स को भी यूज किए जाते हैं, जो कि एक पाम की शेप का होता है, पंजे के जैसा होता है। वायर्स एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इन मशीन्स में अटैच किया होता है, जो कि ब्रशिंग और नैपिंग करते हैं फैब्रिक्स को। और आपके स्क्रीन में इमेज आप देख सकते हैं, उस नैपिंग या ब्रशिंग की वजह से एक पर्टिकुलर फैब्रिक के ऊपर एक अलग ही फील जनरेट हो जाता है, एक अलग ही टेक्सचर जनरेट हो जाता है, विच इज मोर लाइक फेल्ट काइंड ऑफ अ फैब्रिक। फाइन। सो बट इस टेक्सचर को जनरेट होने की वजह से जो भी फैब्रिक होगा उसमें क्या प्रॉपर्टीज मेनली जनरेट होंगी, दैट फैब्रिक विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग वार्मथ, इट विल बी मोर सॉफ्टर, इट विल बी मोर कंफर्टेबल। फाइन। और अगेन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर नेचुरल फैब्रिक्स रादर देन मैन मेड फैब्रिक्स। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड कॉम्पैक्टिंग। अब ये कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस जो है, बेसिकली जब भी फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक जब इंडस्ट्री में बन रहा होता है, चाहे वीविंग प्रोसेस से, चाहे निटिंग प्रोसेस से, तो वो मशीन के अंदर, चाहे वो निटिंग मशीन है, चाहे वो वीविंग लूम है, उसमें फैब्रिक को बहुत अलग तरीके का स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़ता है बेसिकली। तो उसकी वजह से उसका शेप, स्ट्रक्चर, उसकी श्रिंकेज, उसका टेंशन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपनी स्पेसिफिक एरिया से। बेसिकली कहने का मतलब है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ये जो कॉम्पैक्टिंग का प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लॉन्ग प्लेटफॉर्म वाली मशीन होती है जिसके अंदर फैब्रिक को फिक्स किया जाता है एक स्पेसिफिक टेंशन से, जो क्या कंट्रोल करता है, बेसिकली कॉम्पैक्टिंग जो फिनिशिंग प्रोसेस है, फिजिकल फिनिशिंग प्रोसेस, इट हेल्प्स टू कंट्रोल श्रिंकेज ऑफ ए पर्टिकुलर फैब्रिक एंड टू रिटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड शेप। और ये जो मेनली यूज किया जाता है नेचुरल फैब्रिक्स के लिए तो किया ही जाता है, बट किस कैटेगरी या किस फैमिली के फैब्रिक्स के लिए, कॉटन्स के लिए भी यूज किया जाता है, लिनेन्स के लिए भी यूज किया जाता है, बट सबसे ज्यादा ये वूल या मैनमेड फैब्रिक्स जैसे कि पॉलिएस्टर है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो फिजिकल हमारा फिनिश है दैट इज स्वेडिंग।
ये जो प्रोसेस है इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस की वजह से सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है। इस प्रोसेस की वजह से फैब्रिक के दोनों साइड्स पे एक डिफरेंट तरीके का फील और टेक्सचर जनरेट हो जाता है, बिल्डअप हो जाता है। और फैब्रिक को इस प्रोसेस के अंदर 6 डिफरेंट रोलर्स में से पास किया जाता है और हर एक रोलर का टेक्सचर डिफरेंट होता है। एक में कंप्रेस्ड कार्डबोर्ड होता है, एक में स्पॉन्ज होता है, एक में ब्रिसल्स होती है, एक सिर्फ स्टील का रोलर होता है जो कि थोड़ी हीट अप होता है, जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है डिफरेंट लेवल्स पे। तो इस तरीके के 6 डिफरेंट रोलर्स होते हैं जिनमें से फैब्रिक को एक स्पेसिफिक स्पीड से पास किया जाता है, जिसकी वजह से फैब्रिक के फ्रंट और बैक, जिसको हम बोलते हैं फेस ऑफ द फैब्रिक विच मीन्स सीधा साइड ऑफ द कपड़ा, एंड बैक ऑफ द फैब्रिक, उसका डिफरेंट टेक्सचर और डिफरेंट फील बिल्डअप हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और मेनली जो फैब्रिक का टेक्सचर जनरेट होता है वो किस तरीके का होता है, स्मूथ एंड सॉफ्ट। नेक्स्ट इज सिंजिंग। अब इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। सिंजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, फिजिकल फिनिश प्रोसेस है, जिसमें हम फैब्रिक को, एक मशीन होती है जिसमें अगेन रोलर काइंड ऑफ अ थिंग होता है, लेकिन उस रोलर में मल्टीपल पोर्स होते हैं और उस पोर्स में से गैस, एलपीजी गैस सप्लाई की जाती है और उसको बर्न किया जाता है और फैब्रिक को बहुत फास्ट स्पीड से उस रोलर के ऊपर से अगेन पास किया जाता है, जिसकी वजह से उस फाइबर के एक्स्ट्रा यार्न्स, एक्स्ट्रा फिलामेंट्स, एक्स्ट्रा फाइबर्स सब बर्नट आउट हो जाते हैं और एक बहुत सॉफ्ट और स्मूथ सरफेस, फजी सरफेस अचीव हो जाता है फैब्रिक के ऊपर। और उसके अलावा नॉट ओनली द सरफेस अचीव होता है इस पर्टिकुलर फिनिश से, जो फैब्रिक है वो बहुत क्लीन सरफेस्ड बेसिकली डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड बीटलिंग। ये भी इतना कॉमन नहीं है, मतलब टर्म, प्रोसेस तो बहुत कॉमन है फिनिशिंग प्रोसेस, बट ये टर्म उतना कॉमन नहीं है। तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, ये लिनन या कॉटन के फैब्रिक्स को दिया जाता है और लिनन को जब ये प्रोसेस ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उससे उसकी सरफेस फ्लैट हो जाती है, उसका जो शाइन है, क्योंकि लिनन में बाय बर्थ शाइन होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट का, वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, उसका टेक्सचर भी एनहेंस हो जाता है। बट जब हम कॉटन फैब्रिक की बात करते हैं, जब उसको बीटलिंग प्रोसेस, टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है, तो उसका जो टेक्सचर, उसका जो शाइन, उसका जो फील है, वो काफी हद तक लिनन फैब्रिक के जैसा हो जाता है। फाइन। तो इफ somebody wants to use a cotton linen fabric or a cotton fabric which looks like a linen fabric, because linen being an expensive fabric, जरूरी नहीं कि हर कोई उसको यूज करना चाहे, बट वो चाहता है कि लुक लिनन जैसा हो, बट हम लिनन के अलावा क्या सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकें। तो तब कॉटन जैसे फैब्रिक्स को या कॉटन फैमिली के फैब्रिक्स को बीटलिंग प्रोसेस या बीटलिंग टेक्सटाइल फिनिश प्रोसेस दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका लश्चर, उसका टेक्सचर, उसका फील जो है वो काफी हद तक लिनन फैब्रिक के जैसा हो जाता है और उसको फिर आप एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर लिनन फैब्रिक यूज कर सकते हैं। फाइन। इसमें बेसिकली फैब्रिक को एक ह्यूज वुडन मशीन के ऊपर लगाया जाता है, जिसपे वुडन मैलेट्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, मैलेट्स होते हैं, और उसको पास करके बीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये इस तरीके का टेक्सचर और शाइन जनरेट हो जाता है कॉटन फैब्रिक में। बट कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से कॉटन फैब्रिक की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर हो जाती है, बिकॉज आप बीट कर रहे हैं फैब्रिक को वुडन हैमर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस से, तो डेफिनेटली उसका जो स्ट्रेंथ है वो इफेक्ट जरूर होगा। नेक्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड decatting. Decatting is a process which is applied to woolens, fine, और woolen blends या कुछ मैन मेड फैब्रिक्स को भी इस तरीके से ये प्रोसेस दिया जाता है या किया जाता है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, अगेन हीट में से, हीट रोलर्स में से पास किया जाता है फैब्रिक को, जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और विद लश्चर, विद शाइन जनरेट हो जाता है। ऐसे मैन मेड फैब्रिक्स और नेचुरल फैब्रिक्स जिनमें शाइन नहीं है, जो थोड़े ज्यादा रफ हैं, कोर्स हैं, उनके लिए डीकैटिंग फिजिकल फिनिश प्रोसेस दिया जाता है, जिससे उनमें शाइन, लश्चर और सॉफ्टनेस बिल्ड अप की जा सके या जनरेट की जा सके। और इट इज मेनली यूज्ड फॉर डबल निट फैब्रिक्स। डबल निट फैब्रिक जो होता है उसके लिए मेनली यूज किया जाता है, और उन्हीं डबल निट फैब्रिक्स का या निटेड फैब्रिक्स का ये श्रिंकेज भी रिड्यूस करता है, बिकॉज हीट में से आप उस निटेड फैब्रिक को पास करते हैं एक स्पेसिफिक मेथड से, प्रोसीजर से। नेक्स्ट इज कॉल्ड टेंटरिंग।
और ये हर एक वोवन फैब्रिक के लिए एक ऐसा टेक्सटाइल फिनिश है या मेथड है या प्रोसेस है जो हर एक वोवन फैब्रिक को यूज किया जाता है, दिया जाता है, ट्रीट किया जाता है, जिसमें हम एक अगेन लॉन्ग मशीन होती है, लॉन्ग प्लेटफॉर्म, इट हैज अ लॉन्ग प्लेटफॉर्म, और उसके एजिस पे रोलर्स होते हैं और उन रोलर्स में नेल्स और पिंस काइंड ऑफ डिवाइसेस होती हैं जो कपड़े को सेल्वेज से पकड़ के रखती है और खींच के रखती है एक स्पेसिफिक टेंशन में। तभी आपने नोट किया होगा जितना भी आप फैब्रिक सूट के लिए, शूटिंग के लिए खरीदते हैं, जहां उसकी सेल्वेज होती है ना, जिसको हम हिंदी में कानी बोलते हैं, सेल्वेज, उसमें होल्स होते हैं, आपने नोट किया होगा, 3-3 4-4 होल्स होते हैं, वो इसी प्रोसेस की वजह से होते हैं। जितना भी वोवन फैब्रिक मार्केट में आता है, उस फैब्रिक को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, फैब्रिकेटर्स के पास बेचने से पहले ये प्रोसेस हर एक वोवन फैब्रिक पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसके रिंकल्स को रिमूव करता है काफी हद तक, ये उसके शेप, स्ट्रक्चर और उसका जो मेनली शेप है उसको रिटेन और फिक्स करता है, और कुछ हद तक श्रिंकेज लेवल को भी रिटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। फाइन। और जब यही प्रोसेस वुलन्स के लिए किया जाता है तो उसको क्रैबिंग बोलते हैं, CRABBING, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा वैसे तो। और अगर यही प्रोसेस हम सिंथेटिक फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स के लिए, जैसे पॉलिएस्टर है, नायलन है, उसके लिए किया जाता है, जिसमें हीट का भी थोड़ा यूज होता है, तो उसको हम हीट सेटिंग प्रोसेस कहते हैं या हीट सेटिंग टेंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। बट इसको करने का एम या उद्देश्य एक ही है कि फैब्रिक के शेप को, स्ट्रक्चर को, टेंशन को रिटेन कर सके। फाइन। नेक्स्ट इज शेयरिंग। वेलवेट फैब्रिक तो आप सभी ने देखा ही होगा, उसका सरफेस आपने देखा है कितना स्मूथ होता है। तो वेलवेट फैब्रिक जो है वो बेसिकली अगेन वीविंग प्रोसेस से बनता है, और वेलवेट फैब्रिक मैनमेड यार्न से भी बनता है, नेचुरल यार्न से भी बनता है। जैसे कि वेलवेट है वो सिल्क कैटेगरी का भी वेलवेट मिलता है विच इज वेरी एक्सपेंसिव, और जो वेलवेट है वो पॉलिएस्टर या एक्रेलिक फैब्रिक का भी मिलता है जो कि मैनमेड फाइबर्स और यार्न से बना होता है, विच इज कंपेरेटिवली चीपर एज कम्पेयर टू सिल्क वाला वेलवेट। तो चाहे वो सिल्क से बना हुआ नेचुरल वेलवेट है, चाहे वो पॉलिएस्टर या एक्रेलिक से बना हुआ मैनमेड वेलवेट है, लेकिन वो बनेगा वीविंग टेक्निक से ही, और एक स्पेसिफिक वीव से जिसको हम बोलते हैं पाइल वीव, जिसके अंदर लूप्स 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 क्रिएट होते हैं। तो वेलवेट जब इनिशियली बनता है उसके ऊपर मल्टीपल लूप्स होते हैं यार्न्स के, छोटे 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 छोटे, तो उन सभी को हमने एक साथ ट्रिम करना है, काटना है बेसिकली उसकी सरफेस पे उन लूप्स को, तभी तो वो एक सॉफ्ट स्मूथ सरफेस क्रिएट करेगा ना। तो बेसिकली शेयरिंग जो प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पाइल या नैप को क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब है जिसमें हम ऐसे फैब्रिक्स जिनकी सरफेस के ऊपर लूप्स है उनको कट करके उनको स्मूदर सरफेस में कन्वर्ट करते हैं। तो शेयरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मशीन में फैब्रिक को पास करते हैं। पुरानी जो शेयरिंग मशीन्स होती थी उसमें ब्लेड्स होते थे जो इन लूप्स को काटते थे, और वो कन्वर्ट होते थे इनटू मल्टीपल पाइल्स या ब्रिस्टल्स, और वेलवेट जैसा फैब्रिक ऑब्टेन होता था या डिराइव होता था। बट फॉर लास्ट मोर देन 10 years जो शेयरिंग मशीन्स है उसके अंदर लेजर से हीट जनरेट होती है, और वो लेजर यूनिफॉर्म एक ही लेवल पे उन लूप्स को कट करता है। फाइन। और जिसकी वजह से वेलवेट जैसा फैब्रिक बनता है। ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मरून कलर का वेलवेटिश फैब्रिक भी है, आपने देखा होगा, इसमें थोड़ा टेक्सचर भी आ रहा है। तो इस तरीके का एक तो प्लेन वेलवेट हो गया, एक हो गया जिसमें मल्टीपल टेक्सचर्स हैं, सेल्फ में ही फ्लोरल है, मोटिव्स या डिजाइन है, या ज्योमेट्रिकल है या एब्स्ट्रैक्ट है, वो भी आप इस प्रोसेस के अंदर अचीव कर सकते हैं। बिकॉज दीज लेजर हीट बेस्ड जो हमारी शेयरिंग मशीन्स है दे आर कंप्यूटराइज्ड बेसिकली, तो आप उसमें फीड कर सकते हैं जो शेयरिंग होगी वो किस पर्टिकुलर पैटर्न, किस डायरेक्शन, किस मेथड से होनी चाहिए। तो एक और फैब्रिक होता है मार्केट में जो शायद आप में से काफी ने यूज भी किया होगा मल्टीपल एंड प्रोडक्ट्स के लिए, गारमेंट्स के लिए, जिसको हम ब्रासो फैब्रिक बोलते हैं। फाइन। जिसके ऊपर नेट नेट जैसा बेस होता है और ऊपर वेलवेटी वेलवेटी सरफेस के ऊपर डिजाइन या फ्लोरल पैटर्न होता है, वेलवेट वेलवेट फील का, और उस फ्लोरल पैटर्न के साइड्स में, सराउंडिंग में कोई फाइबर नहीं होता, सिर्फ नेट नेट जैसा बेस फैब्रिक होता है, दैट इज कॉल्ड ए ब्रासो फैब्रिक। वो भी शेयरिंग टेक्निक से ही डेवलप किया जाता है। तो शेयरिंग टेक्निक जो है बेसिकली एक फिजिकल फिनिश टेक्सटाइल टेक्निक है जिससे हम इस तरीके के फैब्रिक्स को डेवलप करते हैं। देन वी हैव केमिकल फिनिशेस। अब जो केमिकल फिनिशेस है, जैसे पहले हमने बताया था जब हमने टाइप्स डिस्कस किए थे, केमिकल फिनिशेस जो है ये मेनली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज की जाती है या दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है। पहला, ऐसी केमिकल फिनिशेस
जो किसी भी फैब्रिक की एस्थेटिक्स को, मींस उसकी लुक को, उसकी ओवरऑल यूटिलिटी को, उसकी कंफर्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसकी यूटिलिटी को चेंज करेगा। फाइन, उनको हम बोलेंगे फिनिशेस इफेक्टिंग द एस्थेटिक्स एंड कंफर्ट और सर्विसेज। तो इस टाइप ऑफ केमिकल फिनिश में भी बहुत सारे तरीके की मेजर टेक्सटाइल केमिकल फिनिशेस आती हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहला ऑप्टिकल फिनिश। पहले जब हमने फिजिकल फिनिश किया था उसमें भी ऑप्टिकल फिनिश था, बट उन ऑप्टिकल फिनिशेस से नो डाउट हम उस फैब्रिक में शाइन जनरेट कर रहे थे, लस्टर जनरेट कर रहे थे, सॉफ्ट सरफेस जनरेट कर रहे थे। यहाँ भी वही होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, सॉल्यूशंस एंड लिक्विड्स। फाइन। तो ऑप्टिकल फिनिशेस जो कि केमिकल कैटेगरी में आती हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल केमिकल्स और सॉल्वेंट्स को यूज करते हैं, और एक फैब्रिक की बेसिक प्रॉपर्टी जो उसमें नहीं है, चाहे लाइट कलर है, लाइट से ब्राइट करना है, चाहे उसको रिफ्लेक्टिव बनाना है, चाहे बहुत शाइन है, शाइन कम करना है, जिसको हम डी लैस्टरिंग बोलते हैं। फाइन। जिसको हम मैट फिनिश भी बोलते हैं डे टू डे रूटीन में। तो अगर किसी फैब्रिक में बहुत ज्यादा शाइन है, उसको मैट फिनिश में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरीके की केमिकल ऑप्टिकल फिनिशेस यूज करते हैं। ऐसी इन फैब्रिक्स को ट्रीट करते हैं ऐसे केमिकल फिनिशेस से। और इसमें यूजुअली डी लस्टरिंग जैसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, या अगेन ब्लीचिंग यूज होती है। यहाँ पे एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा या शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। ये जो हम बार बार ब्लीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्लीचेस भी बहुत तरीके के हैं, बहुत कैटेगरीज हैं। जो गारमेंट्स और फैब्रिक्स के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस टेक्सटाइल फिनिशेस में यूज किए जाते हैं, दैट इज अ क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग प्रोसेस। फाइन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ब्लीच बहुत तरीके के हैं। तो टेक्सटाइल्स के लिए जो ब्लीच यूज किया जाता है, दैट इज क्लोरीन बेस्ड। फाइन। तो ऑप्टिकल फिनिशेस के बाद सेकंड जो हमारा टाइप है केमिकल फिनिशेस का, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक फिनिश। अब ये क्या है बेसिकली? दीज फिनिशेस इंक्लूड्स द यूज ऑफ केमिकल्स सच एज एक्रेलिक एसिड्स एंड सरफेस एक्टिव एजेंट्स। फाइन। और इससे होगा क्या? ये किसी भी फैब्रिक का, मेनली नेचुरल फैब्रिक का, जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है या टेंडेंसी है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, उसको बहुत ज्यादा हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। फाइन। और ये यूजुअली तो नेचुरल फैब्रिक्स के लिए ही यूज किया जाता है, बट कुछ केसेस में कुछ मैन मेड फैब्रिक्स के लिए भी यूज किया जाता है, बट इट इज नॉट टू मच रिजल्ट ओरिएंटेड विद मैन मेड फैब्रिक्स। इसीलिए इसको प्रैक्टिस ही नेचुरल फैब्रिक्स के साथ ज्यादा किया जाता है। तो बेसिकली हाइड्रोफिलिक फिनिश, केमिकल फिनिश से होगा क्या? ऐसे फैब्रिक्स में जिनमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी कम है या नहीं है, उसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जनरेट होगी। और उस टेंडेंसी से होगा क्या बेसिकली? क्यों हमें एक फैब्रिक में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी होना चाहिए? स्पेशली अगर आप उस फैब्रिक को यूज कर रहे हैं समर वेयर गारमेंट में, कॉस्ट्यूम्स में, तो उसमें ये टेंडेंसी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके स्वेट को एब्जॉर्व कर सके, वो मल्टीपल मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सके। उसके अलावा ये सिर्फ स्वेट को एब्जॉर्व करने की बात नहीं है, उसके अलावा जब इनको डिफरेंट केमिकल फिनिशेस से ट्रीट किया जाएगा, तो वो केमिकल सॉल्वेंट्स और लिक्विड्स ही तो होंगे। अगर वो फैब्रिक केमिकल सॉल्वेंट्स, लिक्विड्स, यहाँ तक कि इवन डाई को भी एब्जॉर्व नहीं कर पाया, तो आप उसको मल्टीपल कलर्स में कैसे डाई कर पाएंगे? आप उसको मल्टीपल केमिकल टेक्सटाइल फिनिशेस से कैसे ट्रीट कर पाएंगे? तो फैब्रिक्स में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी जनरेट करने के लिए ये पर्टिकुलर हाइड्रोफिलिक फिनिश यूज किया जाता है, जो कि केमिकल फिनिश है। नेक्स्ट इज सॉइल रिलीज फिनिश। सॉइल ऑब्वियसली हम मिट्टी को कहते हैं, तो यहाँ पे लेकिन जब हम टेक्सटाइल फिनिशेस की बात करते हैं, यहाँ पे सॉइल रिलेट किया जाता है मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेन्स, डर्ट, इम्प्योरिटीज। एक्चुअल में डर्ट से रिलेट किया जाता है। तो सॉइल रिलीज फिनिश जो है, ये बेसिकली किसी भी फैब्रिक की ऐसी टेंडेंसी, ऐसी क्षमता बढ़ाता है, ताकि जब उसको वॉश किया जा सके, उसमें जितने भी स्टेन्स लगे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आसानी से उसमें से रिमूव हो सके। तो जिन फैब्रिक्स की टेंडेंसी होती है बहुत तरीके की स्टेन्स को या डर्ट को या इम्प्योरिटीज को ऑब्टेन करने की और अपने अंदर रिटेन करने की, ऐसे फैब्रिक्स को इस तरीके की केमिकल फिनिश से ट्रीट किया जाता है, ताकि जब उनको वॉश किया जा सके तो उनमें से वो डर्ट, इम्प्योरिटी, स्टेन्स बहुत इजीली रिमूव किए जा सके। फाइन। और ये कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है? जो फैब्रिक की टेंशन है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसको एनहेंस किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक फैब्रिक की कंस्ट्रक्शन का जो टेंशन इंक्रीज किया जाएगा, तो कोई भी स्टेन, क्योंकि स्टेन क्या है?
कोई भी धब्बा जो है वो किसी मटेरियल से बेस्ड कपड़े की सरफेस के ऊपर चिपक जाता है और धीरे धीरे वो कपड़े की परत या सरफेस से नीचे 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 जाता जाता है। जितना नीचे जाएगा, जितना देर तक वो उसके ऊपर रहेगा, उतना वो स्ट्रांग होता जाएगा। वेयरएज जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन को ही बहुत कॉम्पैक्ट और उसके टेंशन को बहुत कॉम्पैक्ट करेंगे, तो वो मटेरियल जिसकी वजह से वो स्टेन या इम्प्योरिटी या डर्ट पार्टिकल है वो परत से नीचे ही नहीं जाएगा, तो वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा ना, वो अच्छी तरीके से जम नहीं पाएगा कपड़े के ऊपर। तो एक तो ये तरीका है। उसके अलावा हम बहुत सारे केमिकल्स से, सॉल्वेंट से ट्रीट करते हैं इस प्रोसेस के दौरान फैब्रिक को, जिससे उनकी क्लीनिंग एबिलिटी, टेंडेंसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। फाइन। और ये किसी भी तरीके से फैब्रिक की फील को, उसके टेक्सचर को हार्म नहीं करता। मींस अगर किसी फैब्रिक का टेक्सचर स्मूथ है तो इस पर्टिकुलर केमिकल फिनिश से वो हार्म नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। फाइन। नेक्स्ट इज सॉफ्टनर्स एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट फिनिश। अब ये क्या है बेसिकली, जब हम बात करते हैं सॉफ्टनर्स एंड एब्रेशन मींस रगड़ लगना, फ्रिक्शन। तो बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जिनकी टेंडेंसी होती है, या उन फैब्रिक्स को यूज ऐसे कॉस्ट्यूम्स, ऐसे यूनिफॉर्म्स के लिए किया जाता है जिनकी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होती है, बहुत ज्यादा रगड़ लगती है उनमें। तो फ्रिक्शन होने की वजह से, एब्रेशन होने की वजह से उनका कलर चेंज हो जाता है। स्पेसिफिक एरियाज से जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो रही है, वहां से वो छिजना शुरू हो जाते हैं, मींस वहां से फ्रे होना शुरू हो जाते हैं, फैब्रिक बर्स्ट होना शुरू हो जाता है, फैब्रिक फ्रे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे फैब्रिक्स जिनकी टेंडेंसी आफ्टर गेटिंग एब्रेशन और फ्रिक्शन खराब होने की ज्यादा है, उनको इस तरीके की एब्रेशन रेजिस्टेंट फिनिशेस से ट्रीट किया जाता है, जिनमें फैब्रिक्स को ट्रीट किया जाता है केमिकल्स के साथ और मल्टीपल मशीन्स के साथ, जो उनकी एब्रेशन रेजिस्टेंस टेंडेंसी और प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। तो फिर उनके ऊपर, उनकी सरफेस के ऊपर एक स्पेसिफिक अमाउंट में जब एब्रेशन होती है या फ्रिक्शन होती है, तो वो वहां से कलर हार्म नहीं होता, फेड आउट नहीं होता, और फैब्रिक की स्ट्रेंथ हार्म नहीं होती, यार्न्स जल्दी से खराब नहीं होते उस स्पेसिफिक एरिया से, इस फिनिश को अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट इज स्टिफनिंग एंड वेटनिंग फिनिश। जैसे हमने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ऐसे बहुत सारे फैब्रिक्स होते हैं, लाइट वेट शेयर फैब्रिक्स, चाहे वो एक्रेलिक है, चाहे वो ऑर्गेंडी जैसा नेचुरल फैब्रिक है, चाहे वो सिल्क बेस्ड शेयर फैब्रिक्स हैं, या मैन मेड बेस्ड शेयर फैब्रिक्स हैं, जिनकी टेंडेंसी जल्दी फटने की होती है, या स्टिफ नहीं है तो उनको ड्रेप में यूज नहीं कर सकते, फॉल पे यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे फैब्रिक्स को इस तरीके की केमिकल फिनिशेस दी जाती हैं, जिनमें उनको स्टिफ भी किया जाता है और उनके वेट को एनहेंस भी किया जाता है। फाइन। और ये कैसे किया जाता है, इसमें स्टार्चिंग की जाती है, मल्टीपल केमिकल गम्स और एडेसिव्स यूज किए जाते हैं, एक्रिलिक बाइंडर्स यूज किए जाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि अपने में ही एक केमिकल है वो यूज किया जाता है स्टिफनिंग के लिए। ठीक है। और मेटल सॉल्ट्स और एक्रिलिक रेजन्स यूज किए जाते हैं फैब्रिक की या फाइबर्स या उस फैब्रिक के यार्न्स की वेट को इम्प्रूव करने में, एनहेंस करने में, ताकि जब एक फैब्रिक, उस शेयर फैब्रिक का वेट इम्प्रूव होगा तो उसका फॉल, उसका ड्रेप भी इम्प्रूव होगा साइमल्टेनियसली। गॉट इट। नेक्स्ट इज लैमिनेटिंग फिनिशेस। इसमें क्या किया जाता है, अगेन इसमें हम फैब्रिक को एक लैमिनेटिंग मशीन में से पास करते हैं, जिसमें बहुत सारे तरीके के केमिकल्स, पॉलीयूथेन, एक्रेलिक बेस्ड केमिकल्स, पॉलीमर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और कुछ एडेसिव्स, केमिकल एडेसिव्स यूज किए जाते हैं, जो कि एक मैनमेड फैब्रिक या एक नेचुरल फैब्रिक के ऊपर पतली सी लेयर, जिसको हम लैमिनेशन कहते हैं। जब हमारे पास मोबाइल के लिए स्क्रीन गार्ड्स नहीं थे तो हम लैमिनेट कराते थे ना मोबाइल के स्क्रीन को, तो वो पतली सी प्लास्टिक की एक लेयर सी लगाते थे स्क्रीन के। सेम वैसे ही इस केमिकल फिनिश के दौरान फैब्रिक के ऊपर एक पतली सी लेयर जनरेट या बिल्डअप हो जाती है, जो फैब्रिक को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको सॉर्ट ऑफ स्टेन रेजिस्टेंट बनाता है और एंटी स्टैटिक बनाता है, जिसकी वजह से उसको मेजरली बहुत सारे एरियाज में यूज किया जा सकता है, और स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में जो कि ऑटोमोबाइल्स बनाती हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश। फाइन। अब रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश से हम क्या कहते हैं, क्या समझते हैं यार, क्रीज रेजिस्टेंट।
रेजिस्टेंट वर्ड मीन्स वो उसको रेजिस्ट करके रखेगा। तो आप इमेज में देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे फैब्रिक्स आपने मार्केट में कुछ टाइम से देखे होंगे, कुछ सालों से देखे होंगे, जो पहले तो नहीं थे, 5-10 साल पहले या अप्रॉक्स 10 years before they were not available in the market. They have multiple pleats, they have multiple pin tucks, they have multiple creases, they have multiple crushed effect, जो कि धोने के बाद भी, आयरन करने के बाद भी उनमें से जाता नहीं है। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऐसे फैब्रिक्स को रिंकल रेजिस्टेंट या क्रीज रेजिस्टेंट केमिकल फिनिशेस से ट्रीट किया जाता है, जो कि उनमें इस तरीके के प्लीट्स को, रिंकल्स को रिटेन करके रखते हैं। और मेनली ये जो यूज किया जाता है वोवन फैब्रिक्स के लिए किया जाता है। और कैसे फैब्रिक्स के लिए, कौन सी फैमिली या कैटेगरी के फैब्रिक्स के लिए? कॉटन के लिए, हेम्प के लिए, रैमी के लिए, वूल के लिए, रेयॉन के लिए, या एक्रेलिक और रेयॉन के ब्लेंडेड फैब्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। और मेनली ये यूज नहीं किया जाता थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स के लिए, जैसे कि हम नायलन की बात करते हैं या पॉलिएस्टर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हीट का भी कुछ रोल होता है, और जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं दे ऑल्सो आर बेसिकली हीट जनरेटिंग केमिकल्स। तो थर्मोप्लास्टिक फैब्रिक्स तो हीट से अपना शेप, स्ट्रक्चर सब चेंज कर देते हैं, इसीलिए उनके लिए ये केमिकल प्रोसेस नहीं बना है, चाहे वो नायलन है चाहे वो पॉलिएस्टर है। फाइन। और इनमें बहुत ही कम आयनिंग की जरूरत पड़ती है, बहुत कम प्रेस करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज इनमें जो रिंकल या टेक्सचर या प्लीट्स या पिंटक होता है इनकी सरफेस पे, वो ऑलरेडी वॉशिंग के बाद भी वैसा ही रहता है। और इस टेक्निक को, इस पर्टिकुलर फिनिश को परमानेंट प्रेस फिनिश भी कहा जाता है, या ड्यूरेबल प्रेसिंग फिनिश भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज अलग कैटेगरी। अब हमारी केमिकल फिनिशेस की सेकंड कैटेगरी आती है, जिसको हम प्रोटेक्टिव फिनिशेस कहते हैं। और प्रोटेक्टिव वर्ड से ही हमें पता चलता है कि बेसिकली ऐसी फिनिशेस होंगी, जब एक फैब्रिक को ट्रीट किया जाएगा ऐसी फिनिशेस से, तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हैजार्ड्स या डिफरेंट चीजों से हम उस फैब्रिक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइन। और इस तरीके की प्रोटेक्टिव केमिकल फिनिशेस में क्या क्या तरीके की फिनिशेस इंक्लूड होती हैं? पहला जो है दैट इज वाटर रिपेलेंट फिनिश। अब वाटर रिपेलेंट फिनिश क्या है? इसमें हम फैब्रिक को ट्रीट करेंगे अगेन बहुत सारे केमिकल से, जिससे एक फैब्रिक के ऊपर जब वाटर गिरेगा तो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इवन एक कॉटन जिसमें मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी, वाटर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बहुत होती है, अगर आप उसको इस तरीके की वाटर रेपेलेंट फिनिश से ट्रीट करेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर करेगा तो लीस्ट परसेंटेज में करेगा, वो भी बहुत देर के बाद। ऐसा नहीं कि पानी का बूंदे उस पर गिरी, ड्रॉप्स गिरे और वो एकदम से एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसा है कि वो इस ट्रीटमेंट के बाद अपना जो कॉटन फैब्रिक होगा वो वाटर रिपेलेंट होगा। ठीक है। एक और टर्म यूज की जाती है वाटर रेजिस्टेंट। ठीक है। या वाटर, हाँ, रेजिस्टेंट, तो वो हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बट ये जो वाटर रिपेलेंट है ये वाटर को रिपेल करेगा, मींस एब्जॉर्ब नहीं होने देगा फैब्रिक के अंदर। फाइन। तो इस तरह की फिनिशेस में बेसिकली वैक्स का यूज होता है, रेजिन्स का, अलग अलग तरीके के केमिकल रेजिन्स का यूज होता है, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स का यूज होता है, सिलिकॉन जो कि अपने आप में केमिकल है, फ्लोरोकेमिकल्स का यूज होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कौन सी फिनिशेस होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और किस लिए की जाती हैं, कैसे की जाती हैं। उसके लिए मेरा ये सजेशन और एडवाइस है आप सभी से कि आपको इन फिनिशेस के बारे में थोड़ा रिसर्च और ग्राउंड वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज में इन प्रोसेसेस को कैसे एक्चुअल में ट्रीट किया जाता है फैब्रिक्स के साथ। फाइन। तो बेसिकली इनमें वी वर डिस्कसिंग, इनमें वैक्स, रेजन्स, एल्यूमिनियम सॉल्ट, सिलिकॉन, फ्लोरोकेमिकल्स जैसे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिससे फैब्रिक वाटर रिपेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगेन ये ज्यादातर नेचुरल फैब्रिक्स के लिए किया जाता है, बिकॉज मैन मेड फैब्रिक्स में मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन की टेंडेंसी वैसे ही कम होती है एज कम्पेयर टू नेचुरल फैब्रिक्स। नेक्स्ट फिनिशेस ऑयल एंड सॉइल रिपेलेंट। वहां पे था वाटर रिपेलेंट, मींस वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस फिनिश से क्या होगा, जिसमें हम ऑयल और सॉइल रिपेलेंट ट्रीटमेंट से बेसिकली फैब्रिक्स को जब ट्रीट किया जाएगा ऐसी फिनिशेस से, तो वो ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और साइमल्टेनियसली वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, डर्ट, स्टेन्स को भी अपने अंदर ऑब्टेन नहीं होने देंगे, और अगर कुछ हद तक ऑब्टेन हो रहे हैं तो रिटेन नहीं होने देंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ड्रिंग, विच मीन्स क्लीनिंग और वॉशिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है।
फाइन। तो इसके अंदर हम बेसिकली किस तरीके के फैब्रिक्स को ट्रीट करते हैं, कॉटन्स को करते हैं, लिनन्स को करते हैं, पॉलिएस्टर को करते हैं, नायलन को करते हैं, वूलन फैब्रिक्स को करते हैं या फाइबर्स को करते हैं, या वूलन ब्लेंडेड फैब्रिक्स को करते हैं। और मेजरली ये नॉन वोवन फैब्रिक्स के लिए ही यूज किया जाता है एज कम्पेयर टू knitted फैब्रिक्स। नेक्स्ट इज एंटी स्टैटिक फिनिश। फाइन। स्टैटिक चार्ज आपको पता होगा, वूल का स्वेटर जब हम पहनते हैं विंटर्स में, आपने नोट किया होगा कि जब व्हेन वी टेक इट ऑफ हमारे को वो स्पार्क टिक 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 आवाज सुनाई देती है। और अगर डार्क रूम में या कहीं डार्क एरिया में उसको वुलन फैब्रिक को या गारमेंट को ऐसे रब करेंगे या फ्रिक्शन करेंगे तो उसमें वो टिक 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 स्पार्कल की आवाज तो आएगी और आपको छोटे छोटे स्पार्कल्स चिंगारियां से भी दिखेंगी। वो किस वजह से होता है? इस वजह से होता है कि काफी सारे फाइबर्स में बाय बर्थ स्टैटिक चार्ज जनरेट करने की टेंडेंसी होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। वो क्या होता है बेसिकली स्टैटिक चार्ज? जब ऐसे फाइबर्स जिनमें फ्रिक्शन होता है, रगड़ लगती है, जिनमें एब्रेशन होती है, उस एब्रेशन की वजह से उनमें ऐसी टेंडेंसी होती है, बिकॉज ये जितने भी फाइबर्स हैं इनके अंदर एक केमिकल चेन होता है, केमिकल बॉन्ड होता है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी समझे, जरूर कोशिश करें समझने की। तो इन फाइबर्स के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो केमिकल बॉन्ड्स की होती है। तो जब इनमें एब्रेशन होता है, फ्रिक्शन होता है, तो दे स्टार्ट बिल्डिंग स्टैटिक चार्ज, और उसी स्टैटिक चार्ज की वजह से वो स्पार्कल्स या टिक टिक वाली साउंड जनरेट होती है, तो जिसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं। एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर लॉट ऑफ पीपल who use fabrics and garments or uniforms made of all these fabrics which have a tendency to generate static charge। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, जैसा स्पेसशिप में काम करने वाले लोग हैं, या और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके गारमेंट्स में स्टैटिक चार्ज बिल्कुल जनरेट नहीं होना चाहिए, बिल्डअप नहीं होना चाहिए। तो उन फैब्रिक्स को जिनसे वो यूनिफॉर्म्स बननी है, या उन फैब्रिक्स को जिनको जहाँ यूज हमने करना है वहाँ पे स्टैटिक चार्ज नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ऐसे फैब्रिक्स को इस तरीके की एंटी स्टैटिक केमिकल फिनिशेस से, प्रोटेक्टिव फिनिशेस से ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटी और टेंडेंसी है एब्रेशन होने के बाद स्टैटिक चार्ज जनरेट होने की, वो फिनिश हो जाती है या बिल्कुल कम हो जाती है। उसके अलावा ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया ना, टेक्निकल रीजन हो गया। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा, हम जो स्टिचिंग में धागा यूज करते हैं, नॉर्मल रील जो स्टिचिंग यान जो यूज करते हैं, वो एक्रेलिक होता है, पॉली एक्रेलिक होता है, कॉटन होता है। तो इन पॉली एक्रेलिक, वूलन का भी होता है, वूलन और एक्रेलिक का या वूल और पॉलिएस्टर का ब्लेंड वाला यान भी होता है। तो इन सब में स्टैटिक चार्ज जनरेट होने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इन यान्स को हम इस तरीके की एंटी स्टैटिक फिनिशेस से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो आपस में टैंगल होना, उलझना शुरू करेंगे। जैसे ही मशीन पे आप उसको यूज करेंगे स्विंग के लिए, या जैसे ही आप किसी फिनिशिंग में यूज करेंगे इस तरीके के यान्स को, वो आपस में उलझना शुरू करेंगे। तो क्यों उलझना शुरू करेंगे? स्टैटिक चार्ज की वजह से। तो इसलिए इन धागों को भी, यान्स को भी, थ्रेड्स को भी एंटी स्टैटिक फिनिशेस से ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज स्टिचिंग में भी बहुत डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकली एक्टिव फिनिशेस, जो बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है बहुत सारे फैब्रिक्स पे, और ऐसे स्पेसिफिक फैब्रिक्स पे जिन फैब्रिक्स से बेसिकली डॉक्टर्स की यूनिफॉर्म बननी है, हॉस्पिटल्स का फैब्रिक बनना है, जो कि यूज होना है बेडशीट्स के फॉर्म में, कर्टन्स के फॉर्म में हॉस्पिटल्स में, या मास्क बनने हैं जिनका आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, या कॉस्ट्यूम्स बनने हैं जैसे पीपीई किट है, उस पर इस तरीके की बायोलॉजिकल एक्टिव फिनिशेस दी जाती हैं। और यूजुअली ये भी नेचुरल फैब्रिक्स पे दी जाती हैं, बट इनको हम मैनमेड फैब्रिक्स पे भी दे सकते हैं। बट इससे होगा क्या, जितने भी ये प्रोटेक्टिव, बायोलॉजिकल प्रोटेक्टिव फिनिशेस दी जाती हैं फैब्रिक्स पे, उससे वो फैब्रिक प्रोटेक्ट होते हैं फ्रॉम डिफरेंट बायोलॉजिकल एजेंट्स, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, एल्गी हो गया, बैक्टीरियस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब से वो प्रोटेक्ट करता है। गाइस अगेन किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, बिकॉज बाकियों को भी डिस्टर्बेंस होती है। जो सेशन ले रहे हैं उनको तो चलो फ्लो में डिफिकल्टी आती है, बट इट इज रियली
annoying and disturbing for other students who are more interesting and listening carefully. तो please it is a request. तो बेसिकली हम बात कर रहे थे इस तरीके की बायोलॉजिकल एक्टिव फिनिशेस है जो आजकल और ज़्यादा डिमांड में आ गई हैं बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 कोरोना वायरस एंड ऑल। तो जो मास्क आपने देखे होंगे नॉन वोवन फैब्रिक्स, जो कैप्स पहनी हैं डॉक्टर्स ने या नर्सेस ने जो आपने इमेज में देखा है, या और भी जो उनका जैकेट्स होते हैं उस पर इस तरह की फिनिशेस पहले भी की जाती थी। और अब तो बहुत सारे फैब्रिक्स और एंड प्रोडक्ट्स लाइक गारमेंट्स में दी जाती हैं या यूनिफॉर्म्स में दी जाती हैं या दी जाने लग गई है। और जैसे मैंने पहले बताया ज़्यादातर नेचुरल फैब्रिक्स के लिए यूज़ होती हैं और मैनमेड को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके की बायोलॉजिकल एक्टिव फिनिशेस। नेक्स्ट इज फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। अगेन इमेज से देख सकते हैं आप कि जब हम इस तरीके की फिनिशेस केमिकल प्रोटेक्टिव फिनिश से किसी फैब्रिक को ट्रीट करते हैं, चाहे वो नेचुरल कैटेगरी का है और स्पेशली चाहे वो मैनमेड कैटेगरी का, क्योंकि मैनमेड फैब्रिक्स की जलने की टेंडेंसी क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है एज कम्पेयर टू लॉट ऑफ नेचुरल फैब्रिक्स। तो दोनों के लिए ये तरीके का जो फ्लेम रिटार्डेंट टेक्सटाइल प्रोटेक्टिव फिनिश है दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बट मेनली ये मैनमेड फैब्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे नेचुरल फैब्रिक्स के लिए भी। अब बेसिकली इससे होता क्या है कि जो एक क्षमता एक टेंडेंसी होती है किसी फैब्रिक की जलने की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली इससे क्या होगा, इस फिनिश से टेक्सटाइल प्रोटेक्टिव फिनिश से क्या होगा, इट विल कन्वर्ट ए फैब्रिक इनटू फ्लेम और हीट रिटार्डेंट। मींस वो फ्लेम और हीट को रिटार्ड करेगा, एकदम से जलेगा नहीं। फाइन। और जैसे हमने बताया कि दोनों नेचुरल और मैनमेड फैब्रिक्स के लिए यूज़ किया जाता है और उन फैब्रिक्स से जिनसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट या जो लोग हाई टेम्परेचर ऑयल रिफाइनरीज कोल माइंस जैसे जगहों पे काम करते हैं उनके कॉस्ट्यूम्स इनकी यूनिफॉर्म्स इस तरीके की फिनिशेस से ट्रीट किए जाते हैं और फिर उनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ए एंड प्रोडक्ट और ए गारमेंट और ए यूनिफॉर्म। नेक्स्ट इज क्रीज रेजिस्टेंट फिनिश। इससे क्या होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, पहले भी जो हमने डिस्कस किया था उसमें और इसमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है। फ़र्क क्या है कि सिर्फ केमिकल्स की टेंडेंसी और कितनी ड्यूरेबिलिटी रहेगी। तो जो इस तरीके का प्रोटेक्टिव फिनिश है इसके अंदर भी क्रीज रेजिस्टेंट या रिंकल रेजिस्टेंट फिनिश टेक्निक यूज़ किया जाता है जिससे कि प्लीट्स रिंकल्स रिटेन कर सकते हैं हम फैब्रिक्स में और मोर स्ट्रांगली कर सकते हैं, बहुत परमानेंट तरीके से कर सकते हैं। और इसको परमानेंट प्रेसिंग फिनिश भी अगेन कहा जाता है, बट वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स ताकि वो परमानेंट काइंड ऑफ क्रीज रेजिस्टेंट या रिंकल रेजिस्टेंट टेक्निक में हम इसको कन्वर्ट कर सकें। देन इज सिलिकॉन फिनिश। सुना होगा आपने, मेनली ऐसे फैब्रिक्स जिनका टेक्सचर बहुत कोर्स है, रफ है या जो ऑलरेडी स्मूथ है उनको हमने और ज़्यादा स्मूथ करना है, एक्सट्रीमली स्मूथ फैब्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ही कॉमन और बहुत कॉमनली प्रैक्टिस्ड फिनिश है, प्रोटेक्टिव फिनिश है, जो कि एक फैब्रिक को कन्वर्ट करती है इनटू एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस और उसके अलावा इससे इलास्टिसिटी भी बहुत इन्हांस होती है। इससे रिंकल्स जो है वो बिल्कुल रिमूव हो जाते हैं। इससे जो स्ट्रेच रिकवरी है किसी फैब्रिक की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव और एनहेंस हो जाती है। बट सिलिकॉन अपने आप में एक बहुत एक्सपेंसिव केमिकल है, तो अगर हम उस एक्सपेंसिव केमिकल को यूज़ कर रहे हैं किसी टेक्सटाइल केमिकल फिनिश में जो कि एक प्रोटेक्टिव फिनिश है, तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर फिनिशेज ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फिनिशेज है। बट उसका मतलब नहीं कि बाकी फिनिशेस बहुत चीपर कॉस्ट की होती हैं, सभी एक्सपेंसिव है। ज़्यादातर केमिकल फिनिशेस, स्पेशली ये जो सेकंड कैटेगरी हमने करी है केमिकल फिनिशेस की जिसको हम प्रोटेक्टिव फिनिशेस कहते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव। फाइन। बट ऐसा नहीं है कि मेजर सिटीज़ में इस तरीके के फैब्रिक्स अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली अगर आप दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बिग सिटीज़ के फैब्रिकेटर्स के पास जाएं जो वहाँ बहुत फेमस हैं या बिग फैब्रिकेटर्स हैं, उनके पास इस तरीके की टेक्सटाइल फिनिशेस से ट्रीट किए हुए फैब्रिक्स इजिली अवेलेबल है, बट दे आर comparatively very expensive as compared to normal fabrics, whether they are knitted fabrics, whether they are woven fabrics, उनके कंपेरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव है। उसके अलावा विद द टाइम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने फाइबर्स की बात करी थी कि डे टू डे रूटीन में जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल मिल्स हैं,
उनके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, कुछ फाइबर्स पे काम करते हैं, कुछ टेक्सटाइल फिनिशेस पे काम करते हैं, कुछ फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग पे काम करते हैं, कुछ यार्न्स पे काम करते हैं। तो ओवरऑल टेक्सटाइल के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल वर्ल्ड में। तो उन्हीं में से लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था टेक्सटाइल फाइबर पे जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट काम करता है, वो नए नए तरीके के फाइबर्स को बिल्डअप करता है, इंट्रोड्यूस करता है ग्लोबल मार्केट के लिए। ऐसे ही जो हमारी ऐसी यूनिट्स हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो स्पेसिफिकली टेक्सटाइल फिनिशेस के ऊपर काम करती है, वो विद द टाइम आने वाले टाइम में बहुत तरीके की नई टेक्सटाइल फिनिशेस को इंट्रोड्यूस करेगी ग्लोबल मार्केट्स के लिए। और कुछ को तो अभी पीछे कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस भी करा है, जिनमें नैनो टेक्सटाइल फिनिश है, ऐसी फिनिशेस जिनसे एक फैब्रिक में टेम्परेचर को रिटेन करने की टेंडेंसी या अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने की क्षमता और टेंडेंसी जनरेट हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी टेक्सटाइल फिनिशेस ये R&D डिपार्टमेंट जो है डे टू डे लाइफ में रूटीन में बिल्ड करती हैं, जनरेट करती हैं। तो ऐसे ही जिनमें से कुछ फिनिशेस हैं जो आपकी स्लाइड पे दिख रही होंगी, नैनो टेक्सटाइल फिनिश। उसके अलावा वी हैव एंटी पिलिंग फिनिश। पिलिंग होता है बेसिकली बुर आना, जो कि वुलन्स, कॉटन्स या कुछ मैनमेड फैब्रिक्स पे आता है ना, स्वेटर्स पे आपने देखा होगा। और भी बहुत सारे जो वुलन बेस्ड गारमेंट्स हैं, कार्डिगन्स, जेगिंग्स, जो कि एक्रेलिक पे से बने हैं, उन पे बुर आने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू एब्रेशन एंड ड्यू टू रूटीन यूज। तो बेसिकली उस चीज को अवॉइड करने के लिए ऐसी केमिकल फिनिशेस भी है जिसको एंटी पिलिंग फिनिश बोला जाता है। अगर आप देखें कुछ ब्रांड्स की स्वेटर्स में, कार्डिगन्स में या वुलन गारमेंट्स में उनके केयर लेबल पे लिखा होता है दैट दिस गारमेंट हैज ए एंटी पिलिंग फिनिश, विच मीन्स इस तरीके के वुलन गारमेंट में बुर नहीं आएगा, आप कितना भी उसको यूज करो, कितनी भी उसमें एब्रेशन हो, फाइन। तो उसके अलावा वी हैव ऑर्डर फाइटिंग फिनिश, जो कि स्पेशली स्पोर्ट्स वेयर जैसे फैब्रिक्स या स्पोर्ट्स वेयर गारमेंट्स को दिया जाता है, या ऐसे फैब्रिक्स है जिससे जिमिंग कॉस्ट्यूम्स बनने हैं, योगा कॉस्ट्यूम्स बनने हैं, जहाँ स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है। तो वहाँ पे इस तरीके की ऑर्डर फाइटिंग फिनिशेस दी जाती हैं। उसके अलावा एंटी एब्रेशन फिनिश, जिसको हमने थोड़ा बहुत पहले भी डिस्कस किया था कि एब्रेशन फ्रिक्शन से बचाने के लिए एंटी एब्रेशन फिनिश भी दिया जाता है। और नेक्स्ट जो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज एंटी पोलन फिनिश। बहुत लोगों को पोलन ग्रेन्स आते हैं ना, अभी जब सीजन चेंज होता है तो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में, तो जिससे बहुतों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है या मल्टीपल एलर्जीज होती हैं, या और भी सोर्सेज हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिससे एलर्जीज होती हैं। तो बहुत सारी फिनिशेस यूज की जाती है जिससे बेसिकली प्रोटेक्ट किया जा सकता है इन फैब्रिक्स को। वो स्टिक नहीं कर पाते, वो पोलन ग्रेन्स या मल्टीपल इम्प्योरिटीज ऐसे फैब्रिक्स पे स्टिक नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती यूजर्स को, फाइन। तो इसके अलावा भी ये तो गिनी चुनी 6-7 मैंने आपको नई और डिफरेंट फिनिशेस के बारे में बताया, केमिकल फिनिशेस के बारे में। बट ऑन डेली बेसिस एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ टेक्सटाइल फिनिशेस विच आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। तो अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ एडवाइस जो आज हमने डिस्कस करा है आपके सेंटर के साथ। ये पीपीटी शेयर भी की जाएगी कॉर्पोरेट एकेडमिक्स की तरफ से, तो आप उससे नोट भी कर सकते हैं क्या फिनिशेस हैं, कौन सी फिनिशेस को आज हमने इस सेशन में डिस्कस किया उसके बारे में। इट इज़ माई एडवाइस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दैट आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, बिकॉज इट इज़ नॉट कि आपने कल को जाके बीइंग ए डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर और मर्चेंडाइजर और स्टाइलिस्ट और व्हाट्स एवर करियर अपॉर्चुनिटी यू विल बी ऑप्टिंग, आपने एक कपड़े को लाके इंडस्ट्री में वो खुद करना है ये चीज़ें, बट आपको अवेयरनेस होना चाहिए। कल को अगर आपको बोला जाता है कि आपके पास ऑर्डर आता है कि आपने डॉक्टर्स के लिए कॉस्ट्यूम यूनिफॉर्म बनाना है, आपने फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लिए कुछ यूनिफॉर्म बनाना है, या किसी भी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन के लिए कोई गारमेंट्स बनाने या यूनिफॉर्म्स बनानी है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके की फिनिशेस उस फैब्रिक को रिक्वायर्ड है जिससे आप उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए वो यूनिफॉर्म्स या गारमेंट्स या सिमिलर एंड प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉलेज फिनिशेस की बहुत ज़रूरी है। और हमें पता भी तो होना चाहिए कि जो फैब्रिक हम यूज़ कर रहे हैं किसी गारमेंट में, उस पर कितने तरीके की फिनिशेस दी जा सकती हैं और उन फिनिशेस से क्या क्या हो सकता है। तो मेन एम हमारी टीम का आज का इस सेशन का टेक्सटाइल फिनिशेस का यही था कि आप सब लोगों को इस तरीके की नॉलेज
का अवेयरनेस हो कि क्या टेक्सटाइल फिनिशेस होती हैं, कितनी कैटेगरीज और उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उनसे क्या चीज़ें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव होती हैं डिफरेंट फैब्रिक्स में, या किस तरीके से हम मल्टीपल फैब्रिक्स को प्रोटेक्टिव केमिकल फिनिशेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू सो मच गाइस। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको सर से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो। चैट बॉक्स में लिख लीजिए, वरना अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। Amrita, there's a question in the chat box. Okay, I'll just check. राबिया का क्वेश्चन है, हाउ इज डी साइजिंग डन? फाइन, तो बेसिकली जैसे हमने अभी आज डिस्कस करा था कि ये भी एक प्री ट्रीटमेंट फिनिश है जिसमें हम फैब्रिक को ट्रीट करते हैं और उसमें से मल्टीपल स्टार्च, इम्प्योरिटीज और केमिकल्स या ऑयल को रिमूव करते हैं। और ये कहीं ना कहीं एक और क्वेरी है सुफिया का कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव ऑयल वैक्स ड्यूरिंग स्काउरिंग प्रोसेस? तो कहीं ना कहीं डीसाइजिंग और स्क्वायरिंग दोनों ऐसे प्रोसेसेस हैं जिससे हम इम्प्योरिटीज को या ऐसे केमिकल्स को या ऑयल या वैक्स को फैब्रिक में से रिमूव करते हैं। और हाउ इट इज डन इज बेसिकली कैसे किया जाता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक मशीन्स होती हैं। उसमें से फैब्रिक जो कि फैब्रिक वीव करके बनाया होता है क्लॉथ बीम पे से 10,000 मीटर्स का फैब्रिक है, वो एक क्लॉथ बीम पे बाइंड किया जाता है, उसको जो डीसाइजिंग मशीन है उसके ऊपर अटैच किया जाता है। और दैट डीसाइजिंग मशीन हैज मल्टीपल चेम्बर्स, अलग अलग बॉक्सेस होते हैं स्टेनलेस स्टील के, जिनमें से फैब्रिक पास होता है और उन चेम्बर्स के अंदर अलग अलग केमिकल्स होते हैं जिनमें से वो पास थ्रू होता है, जिसकी वजह से उन डिफरेंट केमिकल से ट्रीट होके वो जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं, वैक्स है, ऑयल है, वो सब रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से डीसाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। और अगर बेसिक स्टार्चिंग को रिमूव करना है, दैट इज ऑल्सो डन बाई डीसाइजिंग प्रोसेस, तो वो नॉर्मल एक वॉश बाथ दिया जाता है, बट अगेन इट इज पास थ्रू डिफरेंट चेम्बर्स जिसमें मल्टीपल डिटर्जेंट्स और लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे फैब्रिक पास होता है और स्टार्च उसमें से निकल जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने की, तो वी नीड सर्टेन केमिकल्स टू रिमूव देम। और सुफिया का ही क्वेश्चन था ना कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिमूव, बिकॉज whenever you have to treat fabric with any of the chemical finishes, whether it is a physical textile finish or chemical textile finish, even when you have to dye it or print it, you need to first remove oil, grease, wax or any kind of impurity from it. Otherwise it may create a problem in dyeing process. It may create patches during dyeing process. It may create lack of color and similar problems. नेक्स्ट क्वेश्चन काजल ने पूछा है, इट इज़ रियली गुड क्वेश्चन बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है यूजुअली स्टूडेंट्स को भी और काफ़ी लोगों को कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सॉइल रिलीज फिनिश एंड सॉइल रेपेलेंट फिनिश? यस, देयर इज अ डिफरेंस। जब हम रिलीज की बात करते हैं, जो सॉइल रिलीज बेस्ड फिनिश है, उससे क्या होगा कि फैब्रिक को जब हम सॉइल रिलीज फिनिश देंगे तो वो क्या करेगा कि वो अलग तरीके के जो डर्ट, इम्प्योरिटीज या स्टेन्स है वो ऑब्टेन तो कर पाएगा फैब्रिक, लेकिन जब हम उसको वॉश करेंगे वो बहुत इजीली उसमें से निकल जाएगा सॉइल रिलीज फिनिश से। और जब हम सॉइल रिपेलेंट फिनिश कहते हैं तो वो बेसिकली एक डर्ट को, एक स्टेन को अपने ऊपर ऑब्टेन होने ही नहीं देगा, एक फाइन लेयर सी बन जाती है रिपेलेंट फिनिश के अंदर, सॉइल रिपेलेंट फिनिश के अंदर। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। स्टूडेंट्स का क्वेरी है, कैन यू सर कैन यू प्लीज फॉरवर्ड दिस? तो
हमने अभी हर सेशन में बोलते ही हैं पूरी टीम कि दिस विल बी डेफिनेटली शेयर्ड, द पीपीटी विल बी शेयर्ड विद द कंसर्न्ड सेंटर्स, पैन इंडिया सेंटर्स, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूजा का है, सर देयर आर प्लास्टिक फैब्रिक्स these days like vinyl. Yeah, true. These are used in bags and even clothes. How is that processed and which category does that fall in? See, सबसे पहले हम कैटेगरी की बात करते हैं। ये जितने भी प्लास्टिक बेस्ड फैब्रिक्स हैं या फाइबर्स या यार्न्स हैं, मेनली फैब्रिक्स का आपने पूछा है तो फैब्रिक्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे मैन मेड फैब्रिक्स की कैटेगरी में आते हैं। फाइन, एंड दैट टू मैन मेड की भी कौन सी कैटेगरी में? सिंथेटिक कैटेगरी में या रीजेनरेटेड, डिपेंड करता है उसको कैसे जनरेट किया गया और किस तरीके के प्लास्टिक फाइबर से वो बना है। फाइन, तो वो मैन मेड कैटेगरी में आएगा, या तो रीजनरेटेड मैन मेड फैब्रिक की कैटेगरी में या फिर सिंथेटिक मैन मेड फैब्रिक की कैटेगरी में। नेक्स्ट इज कि इसको कैसे ट्रीट किया जा सके या प्रोसेस किया जा सके, वो अगेन डिपेंड करता है कि आपको बेसिकली उसको प्रोसेस क्यों करना है, किस तरीके की प्रॉपर्टी आप उसमें जनरेट करना चाहते हैं। अगर आपने उसको वाटर रिपेलेंट बनाना है तो आपको वाटर रिपेलेंट फिनिश देना पड़ेगा। अगर आप उसको एब्रेशन रेजिस्टेंट या एंटी स्टैटिक बनाना चाहते हैं तो उसको एंटी स्टैटिक फिनिश देंगे। तो ये कोई स्पेसिफिक हार्ड एंड फास्ट रूल स्टार्टिंग से बिल्डअप नहीं है कि अगर वो प्लास्टिक फाइबर है या फैब्रिक है, विनाइल फैब्रिक है, तो उसको इस तरीके का केमिकल फिनिश देना ही है। वो डिपेंड करता है कि उस फैब्रिक या फाइबर में क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और आप उसमें क्या जनरेट करना चाहते हैं जो उसमें नहीं है। Another question is, does sueding and suede fabric have any relation? Yeah, a little bit, not too much, because suede fabric जो है वो वीविंग टेक्निक से ही बनता है और अगेन उसमें शेयरिंग किया जाता है, जो हमने आज शेयरिंग प्रोसेस पढ़ा था जिसमें लूप्स को कट किया जाता है। तो बट कहीं ना कहीं सुएड फैब्रिक को बनने के बाद भी स्वेडिंग प्रोसेस से इन सर्टन केसेस ट्रीट किया जाता है ताकि उसके जो एडिशनल एक्स्ट्रा यार्न्स हैं या एक्स्ट्रा पाइल्स हैं या फाइबर्स हैं उनको बर्नट आउट करके स्मूथ सरफेस को अचीव किया जा सके, सुएड जैसे फैब्रिक में भी या सुएड फैब्रिक में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्रम ने पूछा है, अगेन ए गुड क्वेश्चन, दैट आर ऑयल रिपेलेंट एंड वाटर रिपेलेंट finishes fully resistant? Yes, they are, but again it varies from type of fabric जिसको आप वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कुछ फैब्रिक्स में वो 100% वाटर प्रूफ या ऑयल रेजिस्टेंट या ऑयल प्रूफ बन जाता है और कुछ फैब्रिक्स में कुछ परसेंटेज से 80%, 50%, 40%, बट डेफिनेटली वो कैरेक्टरिस्टिक, वो प्रॉपर्टी इस तरीके की फिनिशेस से जनरेट होता ही है फैब्रिक में। बट कितना 100% होगा, 80 होगा, वो डिपेंड करता है किस फैब्रिक को आप ट्रीट कर रहे हैं और किस केमिकल के साथ, मेजरली किस फैब्रिक को। हाउ इज डी साइजिंग डन? ये हमने डिस्कस किया था कि फैब्रिक को मल्टीपल डी साइजिंग मशीन के चेम्बर्स में से अलग अलग केमिकल्स या सॉल्यूशंस में से पास किया जाता है ताकि उसमें जितना भी ऑयल, वैक्स या कोई भी पुराना केमिकल ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्री ट्रीटमेंट फिनिश के दौरान दिया गया हो वो रिमूव किया जा सके। पूजा ने पूछा है, डज रिंकल फिनिश फैब्रिक फॉल अंडर फैब्रिक मैनिपुलेशन? टू सर्टेन एक्सटेंट, बट टेक्निकली इट इज ए केमिकल फिनिश। हम उसको बोल सकते हैं कि हम फैब्रिक को मैनिपुलेट कर रहे हैं इस फिनिश से, तो आप कह सकते हो उसको, बट अगर टेक्निकली आपने बोलना है तो रादर देन सेइंग इट इज अ फैब्रिक मैनिपुलेशन टेक्निक, वन शुड से इट इज अ टेक्सटाइल फिनिशिंग प्रोसेस। अगेन एक बहुत कॉमन और बेसिक क्वेश्चन पूछा है
बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन के बारे में भी, दैट ओनली फैक्ट्रीज कैन डू दीज फिनिशेस और इट कैन बी डन बाय स्मॉल यूनिट्स ऑल्सो. कैन वी ऑल्सो ऑर्डर द अमाउंट? सी, एज फार एज द क्वांटिटी इज कंसर्न्ड, यस, यूजुअली बल्क में ही किया जाता है. और टेक्सटाइल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज यूनिट्स होते हैं स्पेसिफिकली जो इन प्रोसेसेस को, टेक्सटाइल फिनिशेस को ट्रीट करते हैं, फैब्रिक्स के साथ अप्लाई करते हैं. बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो केमिकल्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं और हमने घर पे ही किचन में वो प्रोसेस शुरू कर दिया. Specific ratio of these chemicals is to be used, a specific kind of machinery is to be used, a specific kind of temperature is to be maintained while practicing these textile finishes. Apart from that, there are certain small units, textile finishing units, they also practice these kind of textile finishes. But majorly जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो बल्क में ही किया जाता है. उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है कॉस्ट, क्योंकि ये जितने भी केमिकल्स, जितनी भी मशीनरी चल रही है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है. बिकॉज केमिकल्स भी इटसेल्फ एक्सपेंसिव होते हैं, फिर प्रोसेस इन्वॉल्व है, फिर मशीनरी इन्वॉल्व है, फिर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व. तो हम मार्केटिंग तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, तो बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कॉस्ट को एड ऑन करती हैं. तो इसीलिए इसको बल्क में ही यूजुअली किया जाता है. तभी यूजुअली जब हमें पता होता है कि क्या टेक्सटाइल फिनिश रिक्वायर्ड है, जैसे ही वो फैब्रिक एक स्पेसिफिक यार्डेज में मैन्युफैक्चर होता है टेक्सटाइल मिल के अंदर, उसको डायरेक्टली टेक्सटाइल फिनिशिंग यूनिट में भेजा जाता है. बट जो स्मॉल यूनिट्स है वहाँ पे भी किया जाता है, बट दे विल ऑल्सो से एटलीस्ट मिनिमम 100 मीटर ऑफ फैब्रिक शुड बी देयर, तभी वो उनके लिए भी फिजिबल होता है वो फिनिश देना फैब्रिक को. Again, a good question. How many number of finishes can be applied to a fabric? See, there is no specific limit. Again, it depends. आपने इनिशियल स्टेज पे कौन सा टेक्सटाइल फिनिश दिया है और उसके बाद हम उस फैब्रिक को कितनी और फिनिशेस दे सकते हैं. तो यूजुअली एक से ज़्यादा फिनिशेस आप किसी भी फैब्रिक को दे सकते हो, बट अगेन डिपेंडिंग क्या क्या फिनिश, क्या पर्टिकुलर फिनिश देना चाह रहे हैं, किस तरीके की पर्टिकुलर फिनिशेस दे रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि हर फैब्रिक को हम डाई के बाद एंटी स्टैटिक भी दे सकें, उसको फायर रिटार्डेंट भी बना सकें, उसको वाटर एंड ऑयल रिपेलेंट भी बना सकें, बट यूजुअली 2 या 2 से ज़्यादा फिनिशेस आप दे सकते हैं. इट completely depends upon the type of fabric you are treating and what kind of initial or pre-treatment finishes you have applied to a particular fabric. There is a question which is chemistry based. What is a metal salts? तो I'll suggest कि जब आप PPT आपके साथ शेयर होगी और बाकी चीज़ें जब आप सर्च कर रहे होंगे तो प्लीज़ आप इसके बारे में भी थोड़ा ग्राउंड वर्क रिसर्च करें, बिकॉज इट इज़ मोर केमिस्ट्री बेस्ड question. Any other question? You guys, any other question you want to ask, sir? Any other question, anybody? Chat box में Divya has written, does the quality of fabric decrease due to multiple finishes? Yes, definitely, definitely. Because when we talk about chemical finishes, whether they are related to aesthetics or protective finishes, they do affect the quality of a particular fabric. Anybody else? Can you elaborate on silicon finish? या हमने डिस्कस किया था. बेसिकली होता क्या है, सिलिकॉन इटसेल्फ इट इज़ अ केमिकल विच इज़ मेजरली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इट इज़ मेजरली यूज्ड फॉर ए केमिकल फिनिश फॉर बेसिकली फॉर सॉफ्टनिंग द फैब्रिक. मेजरली जो मेन एरिया है बेसिकली वो सिलिकॉन फिनिश इसलिए यूज़ किया जाता है ऐसे फैब्रिक्स के लिए जिनकी जो सरफेस कोर्स है, स्मूथ नहीं है, उसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ नहीं है, उसको स्मूथ करने के लिए, या जो फैब्रिक्स ऑलरेडी स्मूथ है उसको एक्सेस स्मूथनेस जनरेट बिल्डअप करने के लिए.
तो उसलिए सिलिकॉन फिनिश किया जाता है मल्टीपल फैब्रिक्स को, और उसके अलावा स्मूथनेस के अलावा ये उसकी इलास्टिसिटी, उसकी श्रिंकेज लेवल और भी इस तरीके की प्रॉपर्टीज को जनरेट या बिल्डअप कर पाता है. But it, as I said earlier, it is one of the most expensive kind of textile chemical finishes. There is a question: can soil release finish and anti-pollen finish both apply to a same fabric? Yes, they can be applied. There will be no harm to a fabric, and both these finishes will affect equally in the same manner on the same particular fabric.